गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक बाय फास्ट स्टडी विथ नंदिनी। तो चलिए हम बहुत सारी ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज है 22 मई और हम बात करेंगे 22 मई की करंट अफेयर की। और सबसे पहले हम अपने मॉर्निंग के थॉट को देखते हैं कि क्या है हमारे पास। देखिए, आप कुछ भी करना चाहते हैं अपने जीवन में, सफल होना चाहते हैं, आपने एक मंजिल अपनी डिसाइड कर ली है। ठीक है, तो उस मंजिल पर चलने के लिए आप खड़े होइए और आप उसकी शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि जो शुरुआत करना होता है किसी भी काम का, वो सबसे ज्यादा टफेस्ट फेस होता है। और जैसे ही हम शुरुआत कर लेते हैं, उस टफेस्ट फेज को पार कर जाते हैं, उसके बाद से हमें अपने आप रास्ता दिखाई देने लगता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंचने लगते हैं। तो इसलिए शुरुआत करना बहुत जरूरी है। शुरुआत करेंगे तो आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन आगे भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसी विचारधारा के साथ में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, खूब सारा मेहनत करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में कौन नहीं जानता होगा। हम बचपन से ही इनकी स्टोरीज पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। जैसा कि हम सबको पता ही है कि महाराणा प्रताप राजस्थान के एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही विख्यात एक राजा थे, महाराजा थे, जिनका बर्थ डेट जो है हिंदू पंचांग के अनुसार अगर बोला जाए तो ज्येष्ठ मास के महीने में आता है। ये जो अभी महीना चल रहा है वो हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा है। तो जो महाराणा प्रताप जी का बर्थडे आता है वो इस बार 2023 में 22 मई को आया है। हालांकि अगर हम इनके बर्थ डेट के बारे में बात करें तो इनका बर्थ डेट है 9 मई 1540 में। राजस्थान के कुंभलगढ़ में 9 मई को इनका जन्म हुआ था। तो कुछ लोग इनका जो बर्थ है, यानी इनका जो जन्मदिन है, वो 9 मई को भी मनाते हैं। लेकिन हम हिंदू पंचांग का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 22 मई को 2023 में इस बार इनका बर्थडे आया है। तो हम इस बार महाराणा प्रताप सिंह की जयंती मना रहे हैं। कब? 22 मई को, यानी आज के दिन। ठीक है, देखिए इतिहास में महाराणा प्रताप का जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है उनके वीरता के लिए। एक युद्ध होता है 1576 में, यानी 1576 में जो युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। अगर महाराणा प्रताप का नाम आता है तो हल्दी घाटी का युद्ध और उनका घोड़ा चेतक, ये दो बहुत ही फेमस जो चीजें हैं वो हमारे दिमाग में आती हैं। तो 1576 में मुगल सम्राट अकबर और साथ में जो हमारे महाराणा प्रताप जी हैं उनके बीच में युद्ध होता है, जिसका नाम रखा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी पराजित हो जाते हैं और उनका घोड़ा चेतक, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उसमें बताया जाता है। जो महाराणा प्रताप जी थे वो राजस्थान के मेवाड़ के 13वें राजा थे। साथ में ही जब 1579 में जो मुगल शासन था उसकी बागडोर धीरे धीरे मेवाड़ पर कमजोर होने लगी। तो ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप ने वापस कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंदा और पश्चिमी जो मेवाड़ वाला एरिया है उस पर दोबारा से कब्जा कर लिया था। ठीक है, और उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी उस समय? तो उन्होंने 1579 में अपनी नई राजधानी बनाई थी जिसका नाम था चावंड। ठीक है, और इसके बाद 1597 में ही 19 जनवरी को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम महाराणा प्रताप सिंह जी की जयंती को मना रहे हैं 22 मई को 2023 में। क्लियर? अब देखो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, यानी जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम जो डे मना रहे हैं वो जैव विविधता के ऊपर है। यानी दुनिया में हम देखेंगे तो चारों तरफ जैव विविधता हमें देखने को मिलेगी, है ना। इसमें एक जो सूक्ष्म, एक बैक्टीरिया से लेकर, सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय हाथी को देख लो या फिर जो वेल है उसको देख लो, ये सारे जीव विविधता के अंतर्गत आ जाएंगे। मनुष्य आ जाएगा, पशु पक्षी आ जाएंगे और जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। तो इन सब की इम्पोर्टेंस को, हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र में इन सब की अपनी एक जगह है और इन सब की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही 22 मई को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। और इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? तो 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है,
अच्छा, साथ में ही जो यूनाइटेड नेशन है उसने 2021 से 2030 का जो ये टाइम पीरियड है, यानी जो ये 10 ईयर का डेकेन है, इसको इसने बोला कि डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, है ना। यानी कि ये जो पूरा 10 साल का टाइम पीरियड है 2021 से लेकर 2030 तक का, उसमें जैव विविधता के क्षेत्र में सतत विकास, ठीक है ना, जो हमारा समुद्री साइंस है, समुद्री साइंस का मतलब क्या है, जो समुद्र से संबंधित विज्ञान है, उसके सतत विकास के लिए काम किया जाएगा इस 10 साल में, और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के साथ में काम किया जाएगा, ठीक है। जैव विविधता के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैव विविधता में आप देखेंगे तो हमारे पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, मनुष्य, जितने भी दुनिया में पशु पक्षी, यानी जो ये करोड़ों जीव जंतु हमारे चारों तरफ दिख रहे हैं, ये सारे जैव विविधता के अंतर्गत आ जाएंगे, और इन सब का हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में इम्पोर्टेंस रोल है, ठीक है। जापान के हिरोशिमा के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि जो G7 है उसकी बैठकें कहाँ पर हो रही है, तो जापान के हिरोशिमा में हो रही है, और इसमें जापान ने एज अ गेस्ट जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको इनवाइट किया है। तो नरेंद्र मोदी जी जब जापान गए तो वहां पर उन्होंने, कल की न्यूज में भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने वहां पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, और ये जो प्रतिमा है वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो भारत में पद्म विभूषण से सम्मानित हैं श्री राम वंजी सुतार, श्री राम वंजी सुतार, उनके द्वारा ये प्रतिमा बनाई गई है। कांस्य मूर्ति है ये, यानी कांस्य की बनाई गई 42 इंच की प्रतिमा है ये। क्लियर। स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी अनवेल्ड इन हिरोशिमा जापान। ओके, देखिए हम बात कर रहे हैं इटालियन ओपन के बारे में। इटालियन ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है जो रोम, इटली की राजधानी रोम है, वहां पर इंटरनेशनल BNLD इटालिया में हुआ था, जिसमें जिसका जो महिला सिंगल का खिताब है, यानी फीमेल सिंगल का जो खिताब है वो जीत लिया है कजाकिस्तान की एलेना रैबकीना ने। और इन्होंने किसे हराया है, तो इन्होंने हराया है यूक्रेन की एहलीना कलिनिना को। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पुरुष टूर्नामेंट है वो कहाँ पर होने वाला है, तो वो पुरुष टूर्नामेंट का फाइनल होने वाला है होल्गर रूड और रूस के डेनियल मेदवेदेव के बीच में, रोम में, ठीक है। एलेना रायबकीना हैज वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द इटालियन ओपन। क्लियर। इटालियन ओपन के बारे में बात करें तो 1930 में इसकी स्थापना करी गई थी। टेनिस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है ये। इसमें 5 तरीके के इवेंट होते हैं, पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल, ठीक है। और इस बार का जो टूर्नामेंट है वो कहाँ पर हुआ है, तो इटली की राजधानी है रोम, वहां पर फोरो इटालिको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया है। क्लियर। श्रीलंका के बारे में बात कर रहे हैं तो भारत की तरफ से श्रीलंका के जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। तो इसी क्रम में भारत के द्वारा प्रदान किया जाने वाला महात्मा गांधी छात्रवृत्ति श्रीलंका के छात्रों ने प्राप्त किया है। इसके लिए जो हम श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त हैं, भारत के जो राजनयिक हैं, जो उच्चायुक्त हैं, उनका क्या नाम है, तो गोपाल बागले। और साथ में श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेम जयंथा और शिक्षा राज्य मंत्री हैं A अरविंद कुमार। इन तीनों ने मिलकर श्रीलंका के 25 जिलों के छात्रों को महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्रदान किया है। और इस बार ये थोड़ा इवेंट इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि कोविड-19 के दौरान ये छात्रवृत्ति नहीं दी गई थी, स्कॉलरशिप नहीं दी गई थी, तो इसलिए ये जो स्कॉलरशिप है वो कोविड-19 के दौरान का जो टाइम पीरियड है उसके और अभी के दोनों को मिलाकर दिया गया है, ठीक है। और साथ में ही भारत जो है छात्रवृत्ति के माध्यम से, जो स्कॉलरशिप है उसके माध्यम से क्या कर रहा है, श्रीलंका के जो युवा है उनके भविष्य के लिए शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है। और इस दौरान जो है महात्मा गांधी और साथ में ही भगवान बुद्ध के जो बीच समानताएं थी उनको भी दर्शाने की कोशिश करी गई थी, बच्चों को उनके बारे में बताने की कोशिश करी गई थी। 300 schools, students for all 25 districts of Sri Lanka have received the prestigious Mahatma Gandhi scholarship. ओके,
तो देखो, प्रेस्टिजियस महात्मा गांधी स्कॉलरशिप के बारे में हमने बात कर ली, जो श्रीलंका के 300 स्कूलों के छात्रों को दिए गए हैं और जिसमें श्रीलंका के 25 जिले शामिल हैं। क्लियर? महात्मा गांधी छात्रवृत्ति के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत सरकार श्रीलंका में विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 210 स्कॉलरशिप प्रदान करती है श्रीलंका के छात्रों को, जिसमें से महात्मा गांधी छात्रवृत्ति भी श्रीलंका के छात्रों को दिया जाता है भारत के द्वारा। क्लियर? और इवन अगर कोई श्रीलंका का छात्र भारत में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हजारों सीटें भी उपलब्ध हैं भारतीय जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके तहत। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं, और सहकारिता मंत्री भी अमित शाह हैं। तो इनके द्वारा जो गुजरात का द्वारका है, वहां पर ओखा जिला है, वहां पर नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग का एक स्थायी परिसर बनाया जाएगा और उसके लिए आधारशिला रखी गई है। ये जो नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग है, ये क्या काम करेगी? तो ये तटीय रेखा पर जो पुलिसकर्मी काम करते हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करेगी और उनको ट्रेनिंग देगी, है ना, जिससे कि उनकी कैपेसिटी जो है बिल्डिंग हो पाए। और साथ में जो हमारे देश का तटीय रेखा से जुड़े हुए जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी स्थिति को भी, उनकी सुरक्षा को भी ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जा सके। अच्छा, जो नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग है, इसके लिए 441 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और साथ ही ये भी बोला गया है कि यहाँ पर तटीय सीमाओं के पास जो सुरक्षा बढ़ाने के लिए जिस भी तरीके की जरूरत है, जैसे बुनियादी ढांचा है, नवीनतम तकनीक है, यानी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अत्याधुनिक प्रशिक्षण होना चाहिए, इन सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही NACP की स्थापना करी गई है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो भारत के 9 तटीय राज्य हैं, यानी वो राज्य कितने हैं जो तटों से जुड़े हुए हैं, तो भारत के 9 राज्य हैं जो तटों से जुड़े हुए हैं, साथ ही 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 5 यूटी हैं जो तटीय रेखा से जुड़े हुए हैं। तो इनकी सुरक्षा के लिए काम किया जाएगा नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के माध्यम से। Union Minister Amit Shah on 20 May laid the foundation stone for the permanent campus of the National Academy of Coastal Policing of Okha in Gujarat, Devbhoomi Dwarka district. Clear? अब देखो, तटीय पुलिसिंग की राष्ट्रीय अकादमी का महत्व क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक तरीके से हमारी जो समुद्री सीमा है, जो समुद्री सीमा की जो सुरक्षा है, उसको बढ़ाने के लिए तटीय पुलिसकर्मियों को ट्रेंड करने का काम किया जाएगा और उनको अत्याधुनिक तकनीक के साथ में उनका प्रशिक्षण किया जाएगा। ठीक है? यहाँ पर आप देखेंगे, यानी जो ये तटीय सुरक्षा जब करी जाएगी तो इस परिसर में आपको उन्नत प्रशिक्षण मॉड्यूल मिलेंगे, यानी कि हाई क्वालिटी के जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जिस भी टेक्निक की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, सिमुलेटर आपको मिलेंगे, ये सारी अत्याधुनिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तटीय पुलिसिंग की राष्ट्रीय अकादमी भारतीय नौसेना, तट रक्षक, समुद्री पुलिस और अन्य संबंधित संगठनों सहित तटीय सुरक्षा में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग और समन्वय की सुविधा करेगी। यानी कि तटीय रेखा की सुरक्षा से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है, नौसेना का हो या पुलिस का हो, तट रेखा का हो, ये सभी साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है? और ये मुख्यतः खुफिया जानकारी को साझा करेंगे एक दूसरे के साथ और भारत का जो विशाल समुद्री तट है उसकी रक्षा करेंगे और संयुक्त रूप से इसका संचालन भी करेंगे। ठीक है? देखिए, मुंबई के जुहू बीच के बारे में कौन नहीं जानता होगा, हमने नाम सुना है। और जुहू बीच एक तरीके का बीच है, तटीय सीमा पर स्थित है और जो मुंबई है उसके तटीय सीमा पर आपको देखने को मिल जाएगा जुहू बीच। तो जुहू बीच की सफाई के लिए ही हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज और लेबर और एम्प्लॉयमेंट, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है। उस अभियान का नाम क्या है? उस अभियान का नाम रखा गया है G20 मेगा बीच क्लीन अप अभियान। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की G20 वाली जो बैठक है वो 21 से लेकर 23 मई के बीच में मुंबई में होने वाली है। तो इसकी स्टार्टिंग ही इस अभियान के साथ करी गई हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा। ठीक है?
अच्छा, इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत जो जुहू बीच है उसके आसपास का जो एरिया है या जुहू बीच का जो तटीय एरिया है वहां पर कूड़ा कचरा या पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड, जो जल जल है उसके प्रदूषण से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसको कम करने की बात की गई है, वहां पर सफाई करने की बात की गई है। G20 मेगा बीच क्लीन अप अभियान के बारे में बात करें तो G20 मेगा बीच क्लीन अप अभियान एक वैश्विक पहल है एक तरीके से, मतलब एक वर्ल्ड आधार पर एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका उद्देश्य ही ये है कि किस तरीके से जो हमारा समुद्री प्रदूषण है उसको कम किया जा सके, है ना, समुद्री प्रदूषण को कैसे कम किया जा सके। और जैसा कि हम सब ने अभी ही पढ़ा है कि 2023 में हम जो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं उसके लिए 2021 से लेकर 30 तक का जो जो टाइम पीरियड है, यानी जो 10 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें हमारे ओशन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखा गया है उनकी साफ सफाई के लिए और वहाँ पर जो जैव विविधता है उसको बचाए रखने के लिए। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए समुद्री प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से G20 मेगा बीच क्लीन अप अभियान चलाया गया है। क्लियर हो गया? देखिए, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो हम बात कर रहे हैं G20 के बारे में और G20 का महत्व बताया गया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आज न्यूज़ कम होती है तो थोड़ी सी हम डिटेलिंग कर सकते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो G20 की बैठकें हैं वो कहाँ पर आयोजित करी गई हैं, तो भारत में आयोजित करी गई हैं, अध्यक्षता भारत कर रहा है। और G20 दुनिया के जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक समूह है। तो पूरी दुनिया में इनका वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए जो G20 के देशों के द्वारा जो काम किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो उस G20 की इसी महत्व को बताते हुए दुबई में एक पैनल का आयोजन किया गया था और उसके दौरान ये बात बताई गई थी। भारत की तरफ से जो IIM है रोहतक, उसने पार्टिसिपेट किया था। IIM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसने रोहतक ने भाग लिया था और साथ में एकेडमी फॉर ग्लोबल बिजनेस एडवांसमेंट और काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर के द्वारा संयुक्त रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को स्टार्ट किया गया था। और भारत की तरफ से जो IIM रोहतक है उसके निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा के द्वारा इस इवेंट का संचालन किया गया था। अच्छा, इस इवेंट पर 3 प्रोफेसर हमको देखने को मिलेंगे। भारत की तरफ से पूर्व नेपाल के पूर्व भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी और संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है तातियाना कबरचुक, और लेबनान में रफीक हरीरी विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मायसा बनत, इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया था और तीनों ने ही G20 की भूमिका के बारे में बात करी थी। द इम्पोर्टेंट रोल of the G20 in creating global economic stability was highlighted during a panel discussion held in Dubai. अच्छा, G20 के बारे में बात करते हुए क्या क्या बातें करी गई वो देख लो। तो देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारे राजदूत हैं, नेपाल के पूर्व राजदूत रहे मनजीव सिंह पुरी, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि दुनिया की सभी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके नेताओं को एक साथ लाना और राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय स्तर पर काम करना G20 की एक सबसे प्रमुख विशेषता है। प्रोफेसर तातियाना कबरचुक ने कहा कि जनमत सर्वेक्षण के महत्व पर जोर दिया जाता है और ऑनलाइन शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से G20 की भूमिका में ऑनलाइन शिक्षा का प्रयोग किया जा सकता है, इसके लिए सुझाव दिया। और प्रोफेसर मायसा बनत ने कहा कि वैश्विक आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए भाषा शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, यानी जो लैंग्वेज एजुकेशन है उस पर जोर दिया जाना चाहिए। वैश्विक आर्थिक स्थिरता में G20 का योगदान, तो देखो G20 यानी दुनिया के 20 देश हैं जो आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास के बारे में बात कर रहे हैं, वित्तीय स्थिरता के बारे में बात करते हैं, संकट प्रबंधन के बारे में बात करते हैं और वैश्विक संस्थानों के भीतर जो है एक तरीके से लीगल और जो ओरिजिनल जो उनकी पावर है उसमें किस तरीके से संतुलन बनाया जा सके, उनके ऊपर मिलकर काम करते हैं और उनके ऊपर ये बैठकें आयोजित करी गई हैं भारत के अलग अलग स्टेट में। क्लियर हो गया? तो G20 का जो महत्व है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है और उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र का हो, सामाजिक क्षेत्र का हो या पर्यावरण का क्षेत्र हो। ठीक है।
इस सेशन में इतना ही। जैसा कि आप सबको पता है कि आज मंडे है और मंडे को न्यूज़ थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास था वो सब कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिर फिर से कल मुलाकात होगी इसी चैनल पर, इसी जगह पर। तब तक मेरे साथ बने रहिए। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। खूब सारा खुश रहिए, खूब सारा मेहनत करिए और खूब सारा आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।